नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। कोरोना से यूं तो हमारे पूरे देश की स्थिति खराब है, लेकिन मुंबई और इंदौर में लड़ाई लंबी खिंचती जा रही है। खासकर इंदौर में 24 घंटों के अंदर 153 मामले सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। तो मुंबई में धारावी के बाद मानखुर्द के हॉटस्पॉट बनने से स्थिति और बिगड़ गई, लेकिन सवाल इससे निपटने के तौर तरीकों को लेकर भी है। इंदौर जांच और स्क्रीनिंग में काफी पिछड़ गया है। एक ही दिन में 150 लोगों से ज्यादा का आंकड़ा पार कर चुके शहर इंदौर ने शिवराज सिंह चौहान के प्रशासनिक कौशल को ही क्वारंटीन कर दिया है। हालात रोज भयानक से भयावह होते जा रहे हैं और अब तो बेकाबू हो चुके हैं। सबसे पहले सुनिए शिवराज सिंह की तैयारी और उनका इंतजाम क्या है। देखिए कि भीलवाड़ा में 23 लाख स्क्रीनिंग हुई, जयपुर में 12 लाख स्क्रीनिंग हुई है, मुंबई में 8 लाख स्क्रीनिंग हुई है और इंदौर में स्क्रीनिंग हुई है 2.5 लाख मात्र। एक पूरा शहर कोरोना के कारखाने में बदल चुका है। इंदौर के चप्पे चप्पे पर दहशत पसरी हुई है, लॉकडाउन जारी है, पूरा शहर सील है, लेकिन जांच के नाम पर सरकार बुरी तरह फेल हो गई है। बार बार हम मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर रहे हैं कि आप अपना हेडक्वार्टर इंदौर बनाएं, पर क्या पता वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। पर साथ ही साथ ये भी जरूर है कि इंदौर की 40 लाख लोगों को हम मुख्यमंत्री के भरोसे मौत के मुंह में नहीं डाल सकते। इंदौर के परिवार का होने के नाते मेरा अपना इंदौर है, इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि इस पूरी सिचुएशन को आप हैंडल करें, देश की सरकार हैंडल करे। इंदौर में कंटेनमेंट एरिया की संख्या ही 125 है, जिसमें से केवल 25% लोगों की ही स्क्रीनिंग हो पाई है। भीलवाड़ा में 3 दिन से केवल 1 कोरोना संक्रमित बचा हुआ है। पूरे केरल में 24 घंटे में कोरोना का केवल 1 नया संक्रमण सामने आया है और इंदौर में 24 घंटे में ही कोरोना के 152 नए संक्रमित सामने आए हैं। इंदौर में कुल मामले 700 तक पहुंच चुके हैं और मौतों का आंकड़ा 39 पर। मध्य प्रदेश में तो संक्रमण का आंकड़ा 1000 को छूने वाला है, लेकिन सरकार जांच और स्क्रीनिंग के मामले में फिसड्डी बनी हुई है। इंदौर में अभी भी 7.5 लाख लोगों की स्क्रीनिंग बची हुई है। मध्य प्रदेश में इस बात में कोई संदेह नहीं है, देरी हुई क्योंकि पहले कोई व्यवस्था ही नहीं थी, इंतजाम ही नहीं किए गए। अब हम तेजी से टेस्ट कर रहे हैं। प्रति 10 लाख की जनसंख्या पे इंदौर में 2100 टेस्ट हो रहे हैं। ये संख्या और बढ़ाएंगे। मुझे चिंता इस बात की नहीं कि पॉजिटिव ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि एक एक पॉजिटिव को हम ढूंढना चाहते हैं। उधर महाराष्ट्र भी कोरोना की खतरनाक मार झेल रहा है और हालात वहां भी संभाले नहीं संभल रहे। कुछ आंकड़े तो बहुत ज्यादा परेशान करने वाले। मसलन महाराष्ट्र में 16 दिन में मरीजों की संख्या 10 गुना बढ़कर 3000 के पार पहुंच गई। लगभग 70% मरीजों की उम्र 50 साल से कम है। राज्य में संक्रमण का पहला मामला 9 मार्च को पुणे में आया था और 31 मार्च तक प्रदेश में संक्रमितों की संख्या मात्र 302 थी। धारावी में मरीज मिलने के बाद करीब 7.5 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की ही जा रही थी कि मानखुर्द के नया हॉटस्पॉट बनने के बाद से हालात और बिगड़ने लगे। मानखुर्द गोवंडी में एक ही दिन में 22 नए मामले सामने आए। वहीं कुल मामलों की संख्या इस इलाके में 90 पार कर गई। धारावी में भी एक दिन में 26 नए मामले आए और कुल संख्या पहुंच गई है 86। झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों के हॉटस्पॉट में बदलने से सरकार के सामने चुनौती बढ़ गई है। और यहाँ पर शिवाजी नगर, मानखुर्द और गोवंडी इलाका आता है, जहां पर 80 से ज्यादा कोरोना वायरस के जो केसेस है वो सामने आए हैं। आप देख सकते हैं मुंबई पुलिस की टीम यहाँ पर तैनात है और जगह जगह पर यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। पूरी तरीके से जानकारी लेने के बाद ही लोगों को छोड़ा जा रहा है। मुंबई शहर की भी स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। नए मामले बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं। 50,000 से ज्यादा लोग होम क्वारंटीन में हैं, 4,000 से ज्यादा लोग क्वारंटीन सेंटर में हैं। हर 1 किलोमीटर पर हेल्थ सेंटर बनाकर लोगों में लक्षणों की जांच हो रही है। यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण चांसेस ज़्यादा है कि कोरोना फैल सकता है। गरीबों की बस्ती है, बस्ती में सबसे बड़ी परेशानी है लोगों को खाने के लिए लोगों में बहुत परेशानियाँ बढ़ी जा रही है। लोग कोरोना से पहले भूखे न मर जाइए, डर सताते रहता है। मलाड ईस्ट, गोवंडी, मानखुर्द और शिवाजी नगर में लगातार निगरानी की जा रही है।
लोग भी एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन कुछ मुश्किलें भी हैं। हम लोग राशन कार्ड के दुकान पे गए, हम लोग को राशन नहीं दिया, वो लोग बोला तुम्हारा कार्ड बंद है, तो हम क्या करें। महाराष्ट्र में तेजी से संक्रमितों की संख्या सामने आने का एक बड़ा कारण यहाँ तेजी से जांच होना भी है। राज्य में अब तक 24,000 से ज्यादा लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं। ये रफ्तार केरल के बाद सबसे ज्यादा है, लेकिन ये भी नाकाफी साबित हो रहा है। आज तक ब्यूरो। आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, लड़ाई तो लंबी है, लेकिन हम मिलजुल कर कोरोना को हराकर दम लेंगे। लगभग 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने बार बार कहा कि संकट के इस समय में वो किसी भी मुद्दे पर सरकार मोदी के खिलाफ नहीं है। हालांकि राहुल ने इतना जरूर कहा कि प्रवासी मजदूरों को लेकर जो मुश्किलें हैं उन पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है और जांच की रफ्तार बढ़ाई जानी चाहिए। राहुल गांधी ने आज तसल्ली से संवाददाताओं को संबोधित किया। वो एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, मतलब सारे पत्रकार अपने अपने घरों और दफ्तरों में बैठकर सवाल पूछ रहे थे। राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि वो इस समय मुकम्मल तौर पर बिना किसी आलोचना के सरकार के साथ खड़े हैं। देखिए, अब जो हुआ हो गया उसको भूल जाइए, क्योंकि यहां पे अब हम ऐसे लेवल पे पहुंच गए हैं कि ये अब इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है। तो मुझे ये कहना कि भाई ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो मैं नहीं करना चाहता हूं। जो किया किया, जो नहीं किया नहीं किया। अब आगे देखते हैं और मिलकर हिंदुस्तान यूनाइट होके इस चीज से लड़े और इससे देश को भी फायदा होगा। लेकिन इसके साथ ही राहुल गांधी ने प्रवासी मजदूरों को हुई दिक्कतों का भी जिक्र किया और कहा कि इसका बेहतर समाधान निकाला जा सकता था। हालांकि इसे लेकर भी उन्होंने सरकार को सीधे तौर पर कसूरवार नहीं ठहराया। फूड शॉर्टेज आएगी, आने वाली है। आपके पास गोदाम में फूड सप्लाई है, उसको आप दीजिए। एकदम आप गरीब लोगों को फूड सप्लाई देना शुरू कीजिए। बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको भी इंक्लूड कीजिए। तो फूड का एक सेफ्टी नेट तैयार कीजिए। न्याय योजना, डायरेक्ट पैसा 20% सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डालिए। राहुल गांधी ने असल सवाल कोरोना की जांच की रफ्तार को लेकर उठाया। उन्होंने कहा कि इस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। तरकीब तो निकालनी पड़ेगी कि हम टेस्टिंग एट स्केल कर पाए, क्योंकि अगर आप कोविड से लड़ना चाहते हैं, बिना टेस्टिंग एट स्केल आप लड़ ही नहीं सकते। आपको यही नहीं मालूम होगा कहां है बीमारी, कहां है। मान लो आपने हॉटस्पॉट एरियाज बना दिए और नॉन हॉटस्पॉट एरियाज बना दिए। अगर आप नॉन हॉटस्पॉट एरियाज में टेस्ट ही नहीं कर पा रहे तो आपको मालूम ही नहीं कि वो हॉटस्पॉट कब हो जाएगा। तो अगर आप एक ग्रेजुएटेड स्ट्रेटेजी चाहते हैं तो आपको टेस्टिंग की तो जरूरत ही है, क्रिटिकल है। तो क्या टेस्ट की रफ्तार वाकई बहुत धीमी है? इसे समझिए। 13 अप्रैल तक के आंकड़े जो बताते हैं उसका हिसाब कुछ ऐसे बनता है। प्रति 10 लाख की आबादी पर सबसे ज्यादा जांच केरल ने की, 425। यहां वाम मोर्चे की सरकार है। इसके बाद राजस्थान 365, कांग्रेस की सरकार है। फिर महाराष्ट्र का नंबर आता है 285, शिवसेना एनसीपी कांग्रेस की सरकार है। इसके बाद गुजरात 170, बीजेपी की सरकार है। तमिलनाडु में 141, अन्ना द्रमुक की सरकार है। कर्नाटक में 139, बीजेपी की सरकार। आंध्र प्रदेश में 133, वाईएसआरसीपी की सरकार। मध्य प्रदेश में 126, बीजेपी की सरकार। उड़ीसा में 88, बीजू जनता दल। बिहार में 55, जेडीयू बीजेपी। उत्तर प्रदेश में 51, बीजेपी। और बंगाल में मात्र 25, वहां तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। पूरे भारत में जांच का औसत आंकड़ा है 203 प्रति 10 लाख और इन 203 में से संक्रमित निकलने वालों का औसत है 8। सरकार ने कहा है कि अब देश में पर्याप्त टेस्टिंग किट उपलब्ध है और जांच की रफ्तार बढ़ाई जाएगी। हमारे यहाँ अगर 24 पेशेंट को हमने टेस्ट किया, 24 सिम्टोमेटिक लोगों को टेस्ट किया, तब जाकर हमारे को एक पॉजिटिव मिला। तो इट इज ए क्लियर इंडिकेशन कि हमारे देश में बिकॉज ऑफ द एक्शन टेकन बाय गवर्नमेंट, एडवांस एक्शन प्राइमरली, हम लोग कुछ हद तक इसको कंटेन कर पाए हैं। It is not about absolute number of testing which will be our defining criteria. What is important कि
हमारे कंटेनमेंट मेजर्स लिंक्ड विद टेस्टिंग ओवरऑल हमारे को क्या आउटपुट दे रहे हैं। तो निकालनी पड़ेगी। अब सुनिए राहुल गांधी की प्रतिक्रिया पर बीजेपी की प्रतिक्रिया, जो बहुत सधी हुई भी थी और सकारात्मक भी। जहां तक केंद्र सरकार की बात है, टीम इंडिया को मद्देनजर रखते हुए, राज्यों से विचार विमर्श करते हुए देश के हित में जो जो कदम उठाने वो उठाए जा रहे हैं, जिसकी विश्व में भी और देश में भी अच्छी चर्चा है। राहुल गांधी ने सरकार से यह भी अपील की है कि गरीब परिवारों को लॉकडाउन के दौरान हर हफ्ते 10 किलो अनाज, 2 किलो दाल, 1 किलो चीनी मुफ्त में दी जाए, जिसका इफरात भंडार देश के पास है। आज तक ब्यूरो। कोरोना से पूरा देश लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन दिल्ली में लड़ाई को लंबा कर दिया है एक पिज्जा डिलीवरी मैन ने। वो 20 दिन से बीमार था, रोज घर घर जाकर पिज्जा पहुंचा रहा था। जांच हुई तो पता चला कि उसे कोरोना है, लेकिन तब तक वो 72 घरों में पिज्जा पहुंचा चुका था। अब किचन को बंद करके सभी 72 परिवारों को क्वारंटीन में कर भेज दिया गया है। डिलीवरी मैन के संपर्क में आए उसके 17 साथियों को भी कोरोना के संक्रमण की यह घटना घटी है देश की राजधानी दिल्ली में। तारीख से ऑनलाइन फूड डिलीवरी को छूट तो मिलने जा रही है, लेकिन इसके अपने कुछ जोखिम भी है, और ये जोखिम बहुत बड़ा है। दिल्ली में पिज्जा डिलीवर करने वाले एक कर्मचारी में कोरोना का संक्रमण पाया गया है। उसने 20 दिनों में 72 घरों में पिज्जा पहुंचाया था। अभी हमको सबको टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद पता लगेगा कि क्या इसकी वजह से इन्फेक्शन फैला है। देखो, एक उसको इन्फेक्शन किससे हुआ उसको चेक किया जा रहा है कि उसको कहाँ से इन्फेक्शन हुआ है। अभी जल्द से जल्द अगले 2 या 3 दिन के अंदर सबकी हम रिपोर्ट आ जाएगी। अगर उसकी वजह से इन्फेक्शन आगे फैला है तो ज़्यादा चिंताजनक होगा। अब सुनिए पूरी कहानी। दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर के सावित्री नगर इलाके में एक पिज्जा आउटलेट है। डिलीवरी करने वाले शख्स में 20 दिनों से कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे थे। इस बीच वो कई बार अस्पताल भी गया, लेकिन किसी ने उसे आइसोलेशन में नहीं भेजा। 14 अप्रैल को जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि उसे कोरोना पॉजिटिव है। इन 20 दिनों में उसने 72 परिवारों में पिज्जा के साथ ही कोरोना का खतरा भी बांट दिया। अब इन परिवारों के साथ 17 दूसरे डिलीवरी बॉय को भी क्वारंटीन में रखा गया है। सवाल है कि ऐसे में किया क्या जाए, खासकर तब जब पूरा देश लॉकडाउन में है और सैकड़ों इलाके सील हैं और ऑनलाइन डिलीवरी ही विकल्प है। इसी को सबसे सुरक्षित बताया जा रहा है। मालवीय नगर इलाके में लगातार सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पक्ष भी है, और वो ये कि खबर आने के बाद ऑनलाइन ऑर्डर धड़ाम से नीचे आ गिरे हैं। डिलीवरी बॉयज को शक की नजरों से देखा जा रहा है और लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि सही क्या है। पैसे ले जा पाते हैं आप? पहले तो हम ज्यादा ले लेते हैं, लेकिन आजकल वही 400-500 रुपए काम हो जाए वो भी बहुत है। बहुत ज्यादा मुश्किल आ रही है। इसमें जब आप लोग किसी के घर जाते हैं, क्या तरीका होता है आपको डिलीवरी देने का? मेरा जो तरीका होता है, मैं कस्टमर को कहता हूँ या तो आप नीचे आके स्वयं लेके जाए। मैं ज्यादातर कस्टमर के घर तक जाने की कोशिश करता ही नहीं है, न जा पाता हूँ, क्योंकि सेफ्टी हमारी और कस्टमर की बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ कस्टमर नहीं मानते तो मैं अपने कंपनी के चैट सपोर्ट से बात करता हूँ, वहां से या तो ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, लेकिन मैं कस्टमर के पास जाता नहीं हूँ। किसी भी तरह से टच नहीं हो? नहीं, मैं किसी भी तरह से टच नहीं करता हूँ, करने की कोशिश करता हूँ। जितने भी हॉस्पिटल आसपास में उनके ऑर्डर आ रहे हैं, और बाकी कस्टमर जैसे ऑर्डर करते हैं वो बहुत ही कम, बिल्कुल माइनस पॉइंट। अभी आप लोग ध्यान रखते हैं कि कांटेक्ट न हो आप जो कस्टमर के पास जा रहे हैं? यस। कैसे करते हैं? कस्टमर कहते हैं जैसे उनको फॉलो करते हैं। हाँ, फोन करते हैं कि हम आ गए हैं, तो वो जो कहते हैं यू प्लीज कीप देयर और वॉट एवर यू विल टे, हम करते हैं। कोरोना ने सुरक्षित से सुरक्षित जरियों को भी संदेह के घेरे में ला दिया है। पिज्जा कंपनी ने घटना पर खेद जाहिर किया है, लेकिन सोचिए तो इसमें कसूर किसको दिया जा सकता है? इस सवाल के जवाब में हम और आप सिर्फ एक गहरी सांस ले सकते हैं और इस समय के गुजर जाने का इंतजार कर सकते हैं। आज तक ब्यूरो। पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। चंडीगढ़ में तो कर्फ्यू लगा हुआ है, राजस्थान में धारा 144 लागू है, लेकिन लोग हैं कि मान ही नहीं रहे। चंडीगढ़ में बड़े बड़े लोग आराम से सैर कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस वालों से एग्जॉटिक फल और ताज़ी ब्रेड्स की मांग कर रहे हैं। वहीं गोरखपुर में कारोबारी ने शादी की सालगिरह की पार्टी तक दे डाली, तो राजस्थान में करीब 500 रुपए निकालने के लिए बैंकों के बाहर
टूटे पड़े हैं। चंडीगढ़ के इस मैदान को देखकर आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि यहाँ लॉकडाउन जैसी कोई चीज है, क्योंकि यहाँ सूबे के बड़े बड़े अफसर, उद्योगपति और नामचीन लोग रहते हैं। उनकी हैसियत बहुत बड़ी है। शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंच गई है 21 और न लोग खुद सैर करने से बाज आ रहे हैं, न कुत्तों को सैर कराने से। यहीं से निकले यहीं को वापस चले जाना, बस ज्यादा दूर नहीं जा रहे, इसलिए बाहर नहीं गए। हाँ ये तो है, कल से नहीं आएंगे। हम मानते हैं, हम कोऑपरेट कर रहे हैं, हम इन चीज का बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो हम सैर नहीं कर रहे हैं। मैं अभी आया था जी, घर से अभी आया हूँ मैं, थोड़ा सा ना मैं सैर नहीं कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ चीजों को। सोशल डिस्टेंस मैंने पूरा मेंटेन रखा हुआ है, उसमें मैंने एक भी बार कोताही नहीं की है, ना मैं करने वाला। चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा ने तो ट्वीट करके इन हरकतों पर वीआईपी की परिभाषा कर दी है, वेरी इडियोटिक पर्सन। हमने ये कहा था कि अगर इस तरह से होता रहेगा तो हम उन लोगों को कानूनन तो हम क्रिमिनल प्रोसिक्यूट करेंगे ही, मगर उसका सबसे पहले उनको नेम सेम करेंगे, उनका नाम, फोटो सब जो है वो ओपन कर देंगे। चंडीगढ़ पुलिस ने 143 लोगों के खिलाफ धारा 188 के तहत मामले दर्ज किए हैं। सैर करने वाले 33 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, तो 250 से ज्यादा बुजुर्गों को चेतावनी देकर छोड़ा गया है। कर्फ्यू का नियम तोड़ने पर चंडीगढ़ पुलिस ने 3000 से ज्यादा गाड़ियां भी जब्त की हैं। वहाँ पे जैसे लोग ये इवनिंग मॉर्निंग वॉक करके कर्फ्यू गाइडलाइंस की वायलेशन कर रहे थे, उनके चेकिंग की गई है और उसमें अभी तक 43 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं और 161 लोगों के खिलाफ इसमें 188 आईपीसी की कार्रवाई की गई है। मसला केवल इतना ही नहीं है, पुलिस और प्रशासन लगातार घरों में सामान पहुंचाने में जुटा हुआ है, लेकिन इन वीवीआईपी लोगों की मांगों ने इलाके के पार्षद को परेशान कर दिया है। कोई वीवीआईपी ताजा पकी हुई ब्रेड मांगता है, कोई वीवीआईपी एग्जॉटिक फल मांग रहा है, तो कोई वीवीआईपी कह रहा है कुत्ता घुमाने का पास ला दो। बहुत तरह की आती हैं, कुछ तो बड़े अच्छी जेन्युइन जो जिनको जरूरत है वो है, लेकिन कई बार ऐसी भी आती हैं जो कई बार लगता है कि इट्स नॉट मैटर ऑफ नेसेसिटी, लेकिन रादर वो लाइफस्टाइल है। गोरखपुर में तो एक रईस ने दावत दे डाली और लोगों ने छक कर तरमाल भी उड़ाया। बेतियाहाता मोहल्ले के सर्राफ अपार्टमेंट में 15 अप्रैल की शाम मैदा कारोबारी अरुण अग्रवाल ने कोरोना की इसी आफत में शादी की सालगिरह का मजमा सजा दिया। पार्टी में 50 से 60 लोगों को बुला लिया और साहब जी ने केक काटते हुए फोटो अपार्टमेंट के व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजा। वीडियो वायरल हुआ तो हंगामा मच गया। पार्टी उस समय खत्म हो गई थी, लेकिन सारा अरेंजमेंट मौजूद था वहाँ, सारा जितना उनका चीजें थी उनको सबको जब्त किया गया और उनके जो आयोजक थे और वो और जो लोग इसमें सम्मिलित हुए थे उनके खिलाफ 188, 269, 270 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया गया है। राजस्थान के जयपुर जिले के फागी तहसील के मंडोर गांव में धारा 144 लगी हुई है। लॉकडाउन तो है ही, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक के बाहर ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेला लगा हुआ, और यह किस्सा रोज का है। आसपास के गांवों से सवेरे से ही लोग हाथों में पासबुक लिए बैंक के बाहर आकर बैठ जाते हैं। अफवाह उड़ी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबके अकाउंट में 500 रुपए डाले हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सबके खाते में 2500 रुपए डाले हैं, और अगर ये पैसे नहीं निकाले तो वापस लौट जाएंगे। कितना पैसा अकाउंट में? 1700 रुपया निकाले? दिया ही को नहीं दिया। हाँ। आपका 1700 आपको भी नहीं दिया? दे दिया। यहाँ पर ऐसा नजारा है जैसे कोई खैरात बट रहा हो और नहीं पहुंचे तो मौका हाथ से निकल जाएगा। मैनेजर का कहना है कि हमने लोगों को बहुत समझाया, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं। आप जहां भी हैं, इस बात को समझ लीजिए कि लॉकडाउन खुद जिंदा रहने और अपने आसपास के लोगों को बचाए रखने की सबसे पहली शर्त है। इसे तोड़कर हम कोरोना के खिलाफ अब तक जीती हुई लड़ाई हार जाएंगे। इस देश को बचाने के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं, आप छोटे लोग हो या बहुत बड़े लोग। आज तक ब्यूरो। सारे नेता उद्योगपतियों से अपील कर रहे हैं कि कामगारों को नौकरी से न निकालें, उनकी तनख्वाह नहीं काटें, लेकिन ये रोज बरोज मुश्किल होता जा रहा है। लुधियाना में जब प्रशासन ने पूरा वेतन देने की चिट्ठी जारी की तो उद्योगपतियों ने 2 टूक कह दिया। उनका कहना है कि चाहे तो आप हमें जेल में डाल दो, लेकिन हम वेतन नहीं दे सकते। इस बीच
अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बैठक की है। लुधियाना पंजाब की सबसे बड़ी उद्योग नगरी है। होजरी, साइकिल, मोटर पार्ट्स के कारखानों की पूरी श्रृंखलाएं हैं। जहां इन दिनों काम धाम ठप है, आप जानते ही हैं। लेकिन शहर के उद्योगपति एक चिट्ठी से बौखलाए हुए हैं। यह चिट्ठी लिखी है शहर के डिप्टी कमिश्नर ने कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान सभी उद्योगपतियों को अपने अपने कामगारों को उनका पूरा वेतन देना होगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनके खिलाफ तय धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। पत्र जारी होते ही उद्योगपति सख्ते में आ गए, डिप्टी कमिश्नर से मिलने भागे और कहा कि लॉकडाउन में भात दाल खिला देना अलग बात है और तनख्वाह देना दूसरी। यह हमारे बस का नहीं है, चाहे तो आप हमें जेल में डाल दें। अप्रैल च हुण क्वेश्चन आंदा है बई असी पैसा लेबर नूं तनख्वाह कित्थों दईए। 22 तरीक तो साडे बैंक बंद है, पेमेंटां बंद, आनिया जाना सारा कुछ चक्का जाम हो गया। असी कित्थों दईए पैसा? सर इस तरह 31 मार्च तक ਦੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹਜੇ ਡਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਜੇ ਫੋਰਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। लुधियाना में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर या तो बिहार से हैं या यूपी या झारखंड या पश्चिम बंगाल से। उद्योगपतियों के हाथ खड़े कर देने के बाद डिप्टी कमिश्नर ने सिर्फ इतना कहा कि वो उनकी बात सरकार तक पहुंचा देंगे। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ, ਕੁਝ ਸਜੈਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। तमाम शहरों से ऐसे किस्से सामने आ रहे हैं कि मालिकों ने मजदूरों को लॉकडाउन का वेतन देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली से, नोएडा से, सूरत से, अहमदाबाद से, मुंबई, ठाणे, कानपुर, सहारनपुर से। आने वाले दिनों में ये मुश्किल और बड़ी हो सकती है क्योंकि मार्च तक का वेतन तो मालिकों ने जैसे तैसे दे दिया है, लेकिन पूरे अप्रैल में जब 1 भी रुपए का काम ही नहीं होगा तो वो तनख्वाह कहां से देंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सरकारों की पहली प्राथमिकता ये है कि कोई मजदूर भूखा न रहे और वो जहां है वहां उसे सिर छिपाने की जगह मिल जाए। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और दोस्तों अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।